बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। 5 को परपेचुअल और पीरियोडिक से और F को परपेचुअल और पीरियोडिक से कर लिया था। ठीक है। अच्छा, अब एक और काम साथ करना है हमने। ठीक है, अब साथ इनके हमने प्रिपेयर टी अकाउंट। ठीक है, क्या करना हमने? टी अकाउंट प्रिपेयर करना है। टी अकाउंट्स मीन इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक है, हमने इन्वेंट्री अकाउंट भी बनाना है इनका। FIFO के अकॉर्डिंग बना लेंगे और एक हम FO के अकॉर्डिंग बना लेंगे। यानी कि जो हमने सारे जो लेजर कार्ड बनाया आज उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? टी अकाउंट में कर लेंगे। ठीक है नी। तो सबसे पहले FIFO परपेचुअल को देखते हैं जनाब। यहां पर आ जाए, ये हमने सॉल्व किया था, FIFO परपेचुअल था। ठीक है, अब मैं हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे। बच्चों क्या बनाएंगे? इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे। अच्छा जी, इन्वेंट्री डाटा हमने यहाँ पे लिया है। अच्छा, ये हमारे पास सारा के सारा FIFO परपेचुअल है। ठीक है, और इस FIFO परपेचुअल में क्लोजिंग यूनिट्स हमारे पास 300 आ गए थे और क्लोजिंग यूनिट की कॉस्ट 23,000 आ गई थी हमारे पास। अब क्या करेंगे? हम इसका इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे एक। इन्वेंट्री अकाउंट, और ये इन्वेंट्री अकाउंट बन रहा है परपेचुअल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है क्या बच्चों? अच्छा, सीधी सी बात है, इन्वेंट्री हमारा एसेट होता है। इन्वेंट्री क्या होता है? एसेट। तो एसेट का ज्यादा होना डेबिट होगा, एसेट का ज्यादा होना डेबिट होगा। इसका मतलब जितनी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, जितनी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, कह सकता हूं उसको इस डेबिट वाली साइड पे तर लिखूंगा। और जितनी इन्वेंट्री कम होगी, जितनी इन्वेंट्री कम होगी, और उसको ये क्रेडिट वाली साइड पे लिखूंगा। एग्री करते मेरी बात से? यस सर। अच्छा जी, आ जाए जरा। अब रिकॉर्डिंग करवाए वन बाय वन करके। सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग है, 100 की क्वांटिटी है और अमाउंट। क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट जो है ये ट्रायल टी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आता है ना। यस सर। और आपको पता है ये सारा अकाउंट पैसों में होता है। किस में होता है? पैसों में होता है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे कौन सी सिर्फ अमाउंट लेनी है? ये पैसों वाली सिर्फ अमाउंट लेनी है, क्वांटिटी रेट नहीं लेना, सिर्फ अमाउंट लेनी है। तो भाई ओपनिंग कितना क्या? 5,000। तो 5,000 यहाँ पर क्या आ जाएगा? BD आ जाएगा। कितना? 5,000 आ जाएगा। एग्री करते हो? अब आ जाओ, मर्जी है। अब तो हमने क्योंकि सारा के सारा लेजर कार्ड बना लिया ना, तो टी अकाउंट बनाने के लिए मर्जी है। साथ साथ आना जाना रिकॉर्ड कर लो, या एक मतलब सारा आना एक मतलब सारा जाना रिकॉर्ड कर लो। इन्वेंट्री का आना डेबिट, इन्वेंट्री का जाना क्रेडिट, इन्वेंट्री का आना डेबिट, इन्वेंट्री का आना डेबिट और इन्वेंट्री का जाना क्रेडिट। ठीक है, आना जाना साथ साथ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या सारा आना इकट्ठा रिकॉर्ड कर लें, सारा जाना इकट्ठा रिकॉर्ड कर लें। कैसे करना चाहेंगे? अलग इकट्ठा कर लें। यानी कि सबसे पहले एक मतलब सारा आना, फिर एक मतलब सारा जाना। ओके, आना जाना नहीं। ओके जी, ठीक है। सबसे पहले सारा आना। भाई सारा आना तो ये परचेजेज ही है ना। परचेजेज में कौन आया? 18,000, 35,000, 16,000। तो 18,000 और कौन 35,000 और 16,000। हाँ, ये अगली बात मैं आपसे पूछने लगा था। भाई ये जो इन्वेंट्री ज्यादा हुई है, भैया किसके अगेंस्ट हुई है? तो ये किसके अगेंस्ट आएगा? अगर तो हमने कैश में चीजें खरीदी हैं तो कैश आ जाएगा, क्रेडिटर से उधार पे खरीदे तो उधार आ जाएगा। तो नॉर्मली हम परचेजेस किया करते थे,
ठीक है। तो आज रॉ इन्वेंट्री परचेज है, ये इन्वेंट्री परचेज है, तो परचेजेस लिख लो, इन्वेंट्री लिख लो, बात एक ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेंट्री लिख लेंगे, और किसके अगेंस्ट आए, कैश के अगेंस्ट आए। हाँ, मैं अगली बात फिर यही करने लगा था, फिर परचेज और इन्वेंट्री में फर्क क्या हुआ, भाई कोई फर्क नहीं हुआ भाई कोई फर्क नहीं हुआ। अब ये बात समझ नहीं है जरा, मान लो मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस है, मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ, परचेजेस कर रहा हूँ ना, वो जो मोबाइल खरीद रहा हूँ वो परचेज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ और इन्वेंट्री सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हम चीजें खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए, जो हमारी रेगुलर आइटम होगी, मेरी मोबाइल की दुकान है, मोबाइल का खरीदना मेरा परचेज है, मोबाइल का खरीदना मेरा परचेज है। वो मोबाइल पूरे साल बेच दिए, जब साल खत्म हुआ तो वो मोबाइल की परचेजेस बच गई ही है, तो आज उस परचेज बची हुई का नाम इन्वेंट्री रख दिया हमने, सही है। अच्छा जी, और अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, और रॉ मटेरियल जो परचेज किया तो वही मेरी इन्वेंट्री बन जाती है साल के आखिर में जाकर, ठीक है जी। हाँ, तो परचेजेस हमारी इटसेल्फ इन्वेंट्री ही है, लेकिन परचेजेस को इन्वेंट्री कहते क्यों नहीं है, क्योंकि परचेजेस तो साल के ड्यूरेशन में हमने कई मरतबा परचेजेस करनी होती है ना, तो दैट्स व्हाई परचेजेस को इन्वेंट्री कहते ही नहीं है। तो जो एंड पे, जो साल के एंड में जो परचेज बच जाती है, जो सेल नहीं हुई होती, वो परचेज मेरी एंड में जाके इन्वेंट्री बनती है। तो टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, सही है। और भाई 18,000 5 अप्रैल है, तो भाई 5 अप्रैल को और 14 जुलाई को, 22 अक्टूबर को, ठीक है भाई, आ गया डन। अच्छा जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम भाई। अब ना ये इन्वेंट्री चले गई भाई, पहले इन्वेंट्री की लाल वाली सारी गई है भाई, लाल वाली गई है भाई। 9 मई को 2 चीजें गई हैं, 9 मई को 2 चीजें गई हैं, एक 5,000 और एक 6,000, सही है। तो 9 मई को जाना हुआ, 9 मई को जाना हुआ। अब मुझे बताइए किसके अगेंस्ट गई होगी, ये इन्वेंट्री कम हुई है, ये इन्वेंट्री कम हुई है। अगर तो नहीं, ये सेल नहीं है, ये इसके अगेंस्ट कैश नहीं आया, ये कॉस्ट ऑफ सेल है। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है। यानी कि जो इन्वेंट्री गई है ये है कि इतनी कॉस्ट, 18,000 का मतलब इतनी कॉस्ट की इन्वेंट्री आई है और फिर इतनी कॉस्ट की इन्वेंट्री गई है। तो असल में यहाँ पे जो सूटेबल, सिंपल सी बात है, जब हमने मान लें 18,000 वाली इन्वेंट्री परचेज की होगी तो एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट 18,000 से, और मान लो कि कैश में खरीदी है तो कैश क्रेडिट हो गया 18,000 का, और ये जो परचेज की है ये मैंने इन्वेंट्री परचेज की है, तो लिख लेता हूँ परचेज एज एन इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री डेबिट 18,000 की, कैश क्रेडिट। तो ये जो 18,000 से इन्वेंट्री आई ये किसके अगेंस्ट आई, तो मान लो कैश के अगेंस्ट आई सारी के सारी। तो यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा कैश। जब इन्वेंट्री जाएगी, जब इन्वेंट्री जाएगी, अब इन्वेंट्री के ये अब थोड़ी सी ना आगे वाली बात बताने लगा हूं। ये था एट टाइम ऑफ परचेज, एट टाइम ऑफ परचेज, एट टाइम ऑफ परचेज की ये एंट्री है। एट टाइम ऑफ सेल, जब मैं इन्वेंट्री को चीजों को बेचूंगा। अब सेल में ना 2 बातें आती हैं, सेल में क्या आती हैं, 2 बातें आती हैं। सेल में ये होता है कि जो आपकी रॉ मटेरियल होता है ना, वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होके, वर्क इन प्रोसेस होके फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मान लिया हमने रॉ मटेरियल क्लॉथ मेरा रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड शर्ट बनाई, तो बताएं मैं कपड़ा बेचूंगा या शर्ट बेचूंगा, कंज्यूमर को क्या बेचूंगा, शर्ट बेचूंगा। अब यहां से बात समझनी है, जब मैं सेल करता हूं ना तो सेल में 2 एंट्रीज होती हैं, एक इस फिनिश गुड को सामने रखकर एंट्री होती है और एक इस रॉ मटेरियल को सामने रख के एंट्री होती है। जब मैं सेल करूंगा शर्ट को तो क्या करूंगा, डेटर डेबिट, और अगर कैश में बेची है तो कैश डेबिट, और सेल क्रेडिट कर दूंगा। एग्री करते हो मेरी बात से? अब मुझे ये बताएं, ये जो शर्ट बेची है मैंने, ये जो शर्ट बेची है मैंने, ये शर्ट रॉ मटेरियल से बनी होगी, रॉ मटेरियल से बनी होगी ना। अच्छा,
और इसका रॉ मटेरियल मैंने ऊपर ये परचेज रिकॉर्ड की हुई है। तो अब मैंने ये देखना है ये जो शर्ट मैंने बेची है ये तो सेल प्राइस के ऊपर बेची है, ये जो शर्ट बेची है ये किस कॉस्ट वाले कपड़े की बेची है, कितना कपड़ा इसके ऊपर लगा, कितनी कॉस्ट लगी है। तो मैं क्या करूं, यहां से क्या करूंगा, क्योंकि मेरा कपड़ा भी कम हो गया फिनिश गुड में लगकर, तो यहां से एक और एंट्री करूंगा, वो रॉ मटेरियल का कम होना, रॉ मटेरियल का कम होना, क्योंकि फिनिश गुड में रॉ मटेरियल तो लगा हुआ है ना। और रॉ मटेरियल किताबों से क्या करना है, कम करना है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट पर आता है, कॉस्ट पर ही जाता है, ठीक है। तो जब रॉ मटेरियल को निकालूंगा तो इन्वेंट्री कम हो जाएगी, तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। और इन्वेंट्री किस कॉस्ट वाली थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा, इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। तो ये सेल की दो एंट्रीज होती हैं, एक सेलिंग प्राइस के ऊपर एंट्री होगी और एक कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर एंट्री होगी, यानी कि सेल की दो एंट्री होगी, एक कॉस्ट के ऊपर होगी और एक सेल प्राइस के ऊपर होगी, एक कॉस्ट के ऊपर एंट्री होगी और एक सेल प्राइस पर एंट्री होगी। ये दो एंट्रीज होती हैं सेल के वक्त। परचेज के वक्त तो यही परचेज डेबिट कैश क्रेडिट खत्म का, पर सेल के वक्त फिनिश गुड जब सेल करूंगा तो डेटर कैश डेबिट सेल क्रेडिट, और भाई जब ये फिनिश गुड बेचूंगा तो भाई मेरी इन्वेंट्री भी तो कम हुई है ना, शर्ट के ऊपर कपड़ा लगा है तो कपड़ा के ऊपर मेरे जाने की एंट्री वही है ना, जाने की एंट्री है इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, वो ये लिखी हुई है इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। बस समझ आएगी कुछ? अच्छा आगे चले। अच्छा, और जब हमने फाइफो में डायरेक्ट पीरियोडिक सिस्टम से इन्वेंट्री का अकाउंट बनाया तो भाई इन्वेंट्री में इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, तो इन्वेंट्री के क्रेडिट साइड पे 23,000 किसके अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल के, तो ये मेरी एंट्री बन जाएगी, टी अकाउंट बन जाएगा फाइफो पीरियोडिक में, ठीक है। अच्छा, अब एफ को पीरियोडिक में किसका, ये इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस लिखा ना, तो ये मुझे यहाँ पे ये वर्ड ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये इन्वेंट्री का सीडी है, ये कॉस्ट इस तरह लिखा हुआ है, यानी कि 23,000 की कॉस्ट वाली इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है, ये मतलब है इसका। और ये 23,000 पीरियोडिक में डायरेक्ट यही आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल 23,000 ये था, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग यही टी अकाउंट एफ को परपेचुअल में बना सकते हो, एफ को भाई आना इधर आएगा जाना इधर आ जाएगा। और जैसे कि एफ को में चलते हैं, अगर ये एफ को परपेचुअल था हमारा, भाई ये एफ को परपेचुअल है, भाई एफ को परपेचुअल है, भाई क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या बनी 21094, भाई आने में से जाना माइनस करो तो 21094, इस तरह से टी अकाउंट में आपके पास मिल जाएगा आपको, तो ये इन्वेंट्री अकाउंट हो जाएगा अंडर एफ को मेथड परपेचुअल। सर यहाँ पे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइफो से चलना है तो फाइफो से लिखूंगा ना, एफ को चाहूंगा तो तब एवरेज करूंगा, एवरेज तो यहाँ पर आएगी ना, इसमें आएगी, एफ को परपेचुअल में एवरेज आता है ना, वेटेड एवरेज तो ये है एफ को। चले बना देते हैं जल्दी से यार। मान लें कि अगर मुझे इसका टी अकाउंट बनाना है, ठीक है, इसका एफ को का, एफ को परपेचुअल का अगर मुझे टी अकाउंट बनाना है तो कैसे बनेगा, लेट्स सी। अच्छा जी, ये हमने ले लिया, और अगर मैं यहां से टी अकाउंट बनाऊं, इन्वेंट्री अकाउंट, भाई सबसे पहले बीडी आ जाएगा, बीडी कितना है 5,000, ये 5,000 आ गया मेरे पास, ठीक है। बाकी सारा कैश में आ जाएगा। परचेजेस देखो कौन कौन सी है, 18,000 की 5 अप्रैल को, बस मैं डेट नहीं लिख रहा आगे, फिर 35,000 है और फिर 16,000 है, तो 35,000 आ गया और फिर 16,000 आ गया, डन। जाना देख लो कौन कौन है, 11,500 चला गया, 11,500 चला गया, फिर 13,286 चला गया,
और फिर ये चला गया 1 14060 चला गया, और फिर दोबारा ये 14060 चले। इसमें से ये माइनस करें, एंड में क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट बच जाएगी। कितनी बचती है? वही बचेगी जो हमने लिखी हुई थी। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 21094 21094, ऊपर भी यही थी ना मेरे ख्याल से। ये आ गई यहाँ पर आ जाएगा 21094। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकली थी, ये हमने लेजर बनाया था, ये हमने उसका क्या किया, टी अकाउंट बना दिया उसका। ये हमने उसका टी अकाउंट बना, सिंपल सा ये करना। और यहाँ पर ये किसकी, ये सारे कैश के अगेंस्ट आए होंगे, और ये कॉस्ट ऑफ सेल है सारा। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये बात समझ लग गई? अच्छा, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई कॉस्ट ऑफ सेल कितना, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितना, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बता सकते हो? ये सब कर देंगे ऊपर। इनको टोटल करो, कॉस्ट ऑफ सेल 5290 कितना आया? 529006। और अगर मैं आपसे ये कह दूं यार कॉस्ट ऑफ सेल का भी जरा अकाउंट बना दें, तो बन सकता है? कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट अगर मैं बनाना चाहूँ बन सकता है? बना लेते हैं यार, कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बना लेते हैं। भाई कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। अब इन्वेंट्री के क्रेडिट साइड पर क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल के डेबिट साइड पर क्या आ रहा होगा? इन्वेंट्री आ रही होगी। कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि इन्वेंट्री का जाना है ना, ये इन्वेंट्री जाती है तो कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या कि जो इन्वेंट्री सेल हुई, सेल में चले गई, वो किस कॉस्ट वाली गई, कौन सी कॉस्ट वाली इन्वेंट्री चले गई। तो कॉस्ट ऑफ सेल में इन्वेंट्री जाती है, इन्वेंट्री के जाने पर कॉस्ट ऑफ सेल आता है। तो दैट्स व्हाई कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस होगा, इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री का जाना क्रेडिट, इन्वेंट्री का आना डेबिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या? वो इन्वेंट्री जो चले गई, बताओ कौन सी कॉस्ट वाली गई है। तो इसका मतलब इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट पे क्या करूंगा? 11500, फिर 13286, और फिर 14060, और फिर 14060, और यहां से आ जाएगा भाई प्रॉफिट एंड लॉस में 52906। ये प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, जो यहाँ पे लिखूंगा सेल के नीचे ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूंगा, तो जीपी आ जाएगा मेरे पास। होना नहीं है। डन बच्चों? जी सर। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अकाउंट सारे के सारे हो गए? जी सर। चलो, टी अकाउंट बनना आ गया। यस सर। अच्छा, और इसको दूसरे दिख लें अगर ओपनिंग गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाया करता था, है ना, शुरू में वैसे करते थे, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाना, डायरेक्ट देख लिया जरा, ठीक है जी। चले, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है बताते हैं। अब हमने क्या कर लिया, इन्वेंट्री में एनआरवी पढ़ ली, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पढ़ ली, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लोअर कॉस्ट ऑफ एनआरवी भी पढ़ लिया। फिर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम थे, पीरियोडिक और परपेचुअल, दोनों पढ़ लिए। परपेचुअल FIFO, परपेचुअल FIFO और F को पढ़ लिया, और पीरियोडिक FIFO और F को पढ़ लिया, और फिर उन दोनों के टी अकाउंट भी बना लिए। तो तकरीबन हमारा चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब सिर्फ जर्नल एंट्रीज रह गई हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज करवा लूं तो फिर आपको लॉसेस के बारे में बताऊं। अब आइए जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं जरा, ठीक है। जर्नल एंट्रीज पे आ जाए। ये एनआरवी की दो एग्जांपल्स होंगी, कर लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1 ये एनआरवी की आसान से एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2 ये क्या है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर होती है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किसके ऊपर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी।
तो ये आप इस सवाल से कॉस्ट देखोगे और फिर एनआरवी कैलकुलेट करोगे, दोनों को कंपेयर करोगे, जो लोअर होगी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक उसके ऊपर होगी। और ये एमसीक्यू लाजमी आते हैं ये वाले, हाँ ये आई कैप ये वाले एमसीक्यू लाजमी पूछता है, तो 100% ये वाले एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में। इस तरह एग्जाम्पल 3 भी ऐसी है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये 3 एग्जाम्पल करनी आसान सी मुश्किल नहीं है। डन बच्चों, अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज पर। किस पे ऊपर? जर्नल एंट्रीज पर। अच्छा, जर्नल एंट्रीज पर 2 तरह की जर्नल एंट्रीज हम करेंगे बच्चों। कितनी तरह की? 2 तरह की करेंगे। एक रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री होती है, और आपको पता है फिनिश गुड ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री होती है। भाई ट्रेडिंग बिजनेस में फिनिश गुड इन्वेंट्री होती है, ट्रेडिंग गुड्स में फिनिश गुड इन्वेंट्री होती है, और मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल इन्वेंट्री होती है। डन बच्चों? अच्छा जी, ये जो रॉ मटेरियल वाली एंट्रीज हैं ये चैप्टर नंबर 8 में हमें ज्यादा अच्छी समझ आएंगी। कहाँ पे ज्यादा अच्छी समझ आएंगी? चैप्टर नंबर 8 में आएंगी। ठीक है, तो इसको तो चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। हाँ, फिनिश गुड वाली ट्रेडिंग बिजनेस वाली इन्वेंट्री अभी कर लेते हैं। नंबर 1, मेरी मोबाइल शॉप है, मोबाइल खरीद के बेचता हूँ, तो मोबाइल का खरीदना मेरे लिए क्या होगा? परचेजेज होगा, और वही मेरे लिए एज एन इन्वेंट्री की हैसियत रखेगी। तो जब मैं मोबाइल खरीदूंगा, परचेज ऑफ गुड्स, ये लिखा क्या ऊपर हेडिंग पड़े क्या? परचेज ऑफ गुड्स। तो नीचे देख करें आज परचेजेस नहीं लिखा हुआ, हालांकि इसकी परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है? परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर उधार पर है तो भाई क्रेडिटर अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाता है, ऐसे ही है। लेकिन देखें, क्योंकि हम इन्वेंट्री वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस इन्वेंट्री पर है, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। और अगर हमने वो चीजें वापस कर दी तो क्या करेंगे? ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे, कैश वापस कर देंगे और इन्वेंट्री कम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल ऑफ गुड्स, अभी मैंने आपको बात बताई, जब मैं चीजें बेचूंगा, फिनिश गुड बेचूंगा, तो यहाँ से 2 एंट्री करूंगा, एक सेल वैल्यू के ऊपर करूंगा और एक कॉस्ट वैल्यू के ऊपर करूंगा। सेल के ऊपर 2 एंट्रीज होती हैं। जब मैं नॉर्मल सेल करूंगा, जो हमने पढ़ी है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, सही है। और फिर जब ये सेल करूंगा तो भाई इन्वेंट्री भी तो चले गई ना। अब इन्वेंट्री की कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट वाली इन्वेंट्री गई है? तो क्या करूंगा? फिनिश गुड डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री फिनिश गुड की क्रेडिट, जो कि अभी मैंने एंट्री लिखवाई थी। आप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? और अगर सेल रिटर्न करूंगा तो ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स मार दूंगा। पक्की बात है? आगे चले जरा। अगर गुड्स लॉस मिसिंग ऑब्सोल्यूट शॉर्टेज, अगर कुछ गुड्स जो हैं वो गुम गई, मिसिंग हो गई, खराब हो गई, कम हो गई। ऑब्सोल्यूट का मतलब आउट ऑफ, हाँ, ऑब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ वो पड़े पड़े खराब हो गए, बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, एक्सपायर्ड हो गई। ठीक है, चूहे खा गई, अब वो बिक नहीं सकती। ठीक है, नहीं ये गोडाउन में मसले होते हैं अक्सर है ना, मौसी आ जाते होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और क्या हुआ? कोई एम्प्लॉय ले गया उठा के, कोई एम्प्लॉय उठा के ले गया। ठीक है जी, अच्छा, जेब में डाल के ले गया। अच्छा जी, मुझे बताएं, जब इन्वेंट्री लॉस मिसिंग ऑब्सोल्यूट या शॉर्टेज हो गई तो इन्वेंट्री ज्यादा हुई होगी या कम हुई होगी? तो इन्वेंट्री का कम होना क्या होता है? क्रेडिट। इन्वेंट्री कम क्या होना होता है? क्रेडिट। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर तो वो ऑब्सोल्यूट हुई है और वो नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या? हमें पता है यार, हर साल ना, मान लें कि हमारी ना सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री है। किसकी है? सॉफ्ट ड्रिंक की। हमें पता है यार, हर साल ऐसा ही होता है, और सदियों से ऐसा होता था, सदियों से ऐसा ही होता रहेगा। हर साल जो है वो तकरीबन हमारे 50 पेट जो है ना वो कम होने ही होने होते हैं, वो मिस हो जाए, ऑब्सोल्यूट हो जाए, कुछ भी हो। 50 पैकेट, एक पैकेट में 6 बोतलें होती है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 50 पेट तो होते ही खराब है, ये लाजमी, हमने पहले अंदाजा लगाया हुआ, इसके में टेंशन नहीं थी। इसको कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होता है जो एक्सपेक्टेड लॉस हो, यानी कि हमें पता है यार इतनी बोतलें तो खराब होनी ही होनी है। अगर वो नॉर्मल लॉस है तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल में एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर देंगे। ये जो बोतलें, जितनी भी कॉस्ट वाली बोतलें होंगी ना, इनके कॉस्ट किसको चार्ज कर देंगे? कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन हमारे गोडाउन में डाका डल गया, वो 50 क्या, वो 500 बोतलें चोरी हो गई। अब ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था ना मैंने, इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस।
यानी कि रूटीन से हटकर जो लॉस होगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा। इसको कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करेंगे, जी सर। क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में फर्क पता चल गया। जी सर। नॉर्मल लॉस वो जो होता ही होता है, एबनॉर्मल लॉस वो जिसका हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मान लें हम चाय बनाते हैं, जब चाय के पतीली से चाय के कप में चाय आती है, कुछ चाय गिर जाती है, वो नॉर्मल लॉस। जी सर। हमने कप में चाय डाली, जा रहे थे, पूरा कप ही गिर गया, ये है एबनॉर्मल लॉस। जी सर। अब वो जो प्याली पूरी है, एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करेंगे। जी सर। और वो जो थोड़ी सी जो चाय गिरती थी ना, तो हमने कहा 100% में से 5% चाय जाया होती है, जी सर। वो 5% हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करते हैं। जी सर। बात समझ लगती है? जी सर। अच्छा, ये तो था जब हमारे पास इन्वेंट्री डैमेज वगैरह हो जाए, ठीक है, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट वगैरह मिसिंग वगैरह हो जाए। अब क्या, एनआरवी का मसला आ गया। किसका मसला आ गया? एनआरवी का मसला आ गया। रिटर्न डाउन वैल्यू, एनआरवी रिटर्न डाउन वैल्यू। एनआरवी रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या? इफ कॉस्ट एक्सीड एनआरवी एट अ पीरियड एंड। मान ले बोतल वाली एग्जांपल ही दे दें, जूतों वाली देते हैं, बोतल इधर फिट बैठेगी नहीं। मान ले जो हमारा शू था ना भाई, हमारी किताबों में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 2000। मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी आई? 1800 आई। कह सकता हूं कि 200 का नुकसान हो गया। जी सर। ऐसे मेरी चीज कितने की थी? 2000। कह सकता हूं मुझे 2000 वाली चीज अब 1800 की बेचनी पड़ेगी, 200 का तो लॉस हो गया मुझे। ये एनआरवी कम होने की वजह से लॉस हुआ है। जी सर। एनआरवी ज्यादा हो तो अच्छी बात होती है, दैट्स में वर्ड लिखा हुआ है एनआरवी रिटर्न डाउन। एनआरवी कॉस्ट से कम हो गई, डाउन हो गई। जब एनआरवी कम हुई, कह सकता हूँ यार ये 2000 की तो मेरी कॉस्ट आई है, इसके ऊपर 2000 की कॉस्ट आई है, 200 रुपए प्रॉफिट रख में तो 2200 की बेचनी थी, लेकिन मार्केट इजाजत नहीं दे रही। मार्केट कह रही भाई 1800 की मैक्सिमम बेच पाओगे। कह सकता हूँ 2000 वाली चीज जब 1800 की बेचूंगा तो 2000 का तो लॉस होगा मुझे। बात समझ आ रही है? अब ये एनआरवी कम क्यों हुई? एनआरवी की कम होने की कुछ रीजन है, कुछ रीजन है, ठीक है। रीजन कुछ ये हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ रीजन मैंने लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई, देखता हूँ अगर लिखी हुई तो बता देता हूँ। हाँ ये लिखी हुई है, रीजन फॉर रिटर्न डाउन टू एनआरवी। भाई एनआरवी कम कैसे होती है? नंबर 1, इन्वेंट्री कुड बी डैमेज। हो सकता है इन्वेंट्री डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से कॉस्ट जो है प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की नहीं बनी। होली और पार्शियली ऑब्सोलीट, भाई वो जूते थे ना थोड़े थोड़े खराब होना शुरू हो गए। डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम हो गई, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस ही कम हो गई उन जूतों की। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल आर इंक्रीज, जिस कॉस्ट के ऊपर बेचने थे वो ज्यादा हो गए, तो दैट्स व्हाई एनआरवी कॉस्ट से कम होगी, ठीक है। और इसमें ये भी रीजन हो सकती है कि फैशन आउटडेटेड हो गया, फैशन आउटडेटेड, जिसकी वजह से मार्केट में प्रोडक्ट की कीमत गिर गई, यानी कि फैशन जो है वो आउटडेटेड हो गई। लिख सकते हैं बिल्कुल, इजाजत है इसको लिखने की, इजाजत है। फैशन जो है आउट हो गया, ठीक है, फैशन आउटडेटेड हो गया। डन बच्चों, ये रीजन होती है, समझ लग गया? अच्छा भाई इसकी एंट्री क्या होगी? मुझे ये बताएं क्या 200 का मुझे लॉस हुआ? जी सर। 200 का मुझे लॉस हुआ। अच्छा अगर तो ये हमने एक्सपेक्ट किया हुआ कि यार 2000 का जूता है, हमने पहले ही सोच लिया था यार 10% जो है ना वो एनआरवी कम हो सकती है, यानी कि 2000 का 10% 200 बन। हमने क्या हो सकता है एनआरवी के मसले से जो 10% है ये हमें लॉस बेयर करना पड़े। तो अगर वो 10% है, अगर वो तो नॉर्मल है, ऊपर भी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर नॉर्मल है तो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे, अब नॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस। डन, ये जर्नल एंट्री, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये वाली जर्नल एंट्री जो है वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन डिटेल में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8, ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है ना, ठीक है। तो ये है चैप्टर 7 से रिलेटेड, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज है, और ये चैप्टर नंबर 8 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चैप्टर एक तरह से हमारा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है।
अब कुछ छोटी छोटी थेरीज है, छोटी छोटी बातें, वो जरा देख लेते हैं हम जरा, ठीक है। इन एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से, देख लेना आज ओपन करके। जनरल एंट्रीज के बाद कुछ थोड़ी थोड़ी सी टर्म्स हैं यार, वो देख लेते हैं बस, ठीक है। आने जरा यहाँ पे। अच्छा जी, इन्वेंटरीज IS2 में IS2 का स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनिशियल मेजरमेंट क्या है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है, ये सारी हम लोगों ने पढ़ ली हुई है, सारी हम लोगों ने क्या हुई है, पढ़ ली हुई है, ठीक है। अच्छा, स्कोप में हमारे पास ये आ जाएगा कि IS2 डील विद दी अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री से डील करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी होती है, वर्क इन प्रोसेस की भी होती है और फिनिश गुड की भी होती है, ठीक है जी। इनिशियल मेजरमेंट क्या भाई, हम इन्वेंट्री को इनिशियली कॉस्ट के ऊपर मेजर करते हैं, और आपको पता है कॉस्ट में वो लंबी लिस्ट पड़ी थी, परचेज कॉस्ट, फिर उसके बाद ड्यूटीज, उसके बाद LC चार्जेस, उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, सारा कुछ हमने किया होता है, ठीक है जी। अच्छा, सब्सिक्वेंट, ये इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट के ऊपर होती है, और अगर तो कॉस्ट में भी ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती है, कंप्राइज हमने पढ़ लिया था, ठीक है जी। अच्छा, फिर सब्सिक्वेंट मेजर, भाई बाद में ना जब साल गुजर जाता है फिर हम देखते हैं यार हमारी इन्वेंट्री की औकात कितनी है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, फिर हम क्या करते हैं NRV कैलकुलेट करते हैं, और फिर कॉस्ट और NRV जो लोअर होता है उसके ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट इज लोअर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं पड़ती, कॉस्ट लोअर है NRV ज्यादा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने पहले ही 2000 के जूता रिकॉर्ड किया था, मार्केट में 2200 को गए, अच्छी बात है, हम तो 200 पे रिकॉर्ड 2000 पे रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग कब करेंगे, हाँ, NRV इज लोअर, अगर NRV इज लोअर होगा तो कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस टू NRV। तो मान ले जूता 2000 का था लेकिन मार्केट में तो 1800 का हो गया, अब मैं 2000 पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 1800 पर रिकॉर्ड करूंगा, तो अगर NRV लोअर होगा तो एंट्री की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट पर एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैंने अभी बात की थी। डन यहाँ तक। इन्वेंट्री लॉस, अगर इन्वेंट्री हमारी लॉस हो जाए, भाई आग लगे, मिस हैंडलिंग में, थेफ्ट, फायर, फ्लूड, आज ये सारा लॉस ही है, ठीक है जी। अच्छा, लॉस में दो तरह के लॉस होते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस बता चुका। नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, एक्सपेक्टेड, और एबनॉर्मल अनएक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड लॉस में क्या होगा, पीरियोडिक में भाई कोई एंट्री नहीं होगी, परपेचुअल में हम एंट्री कर देंगे, जब मैंने भी एंट्री कर, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर नॉर्मल लॉस है तो, हेलो बच्चों, नॉर्मल लॉस है तो एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल में करेंगे ना, वही ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ भी। और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो पीरियोडिक है, तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेज क्रेडिट, ठीक है जी, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। और परपेचुअल में भी सेम एंट्री चलेगी मेरे पास, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, क्लियर, या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, क्लियर। वही जो मैंने अभी एंट्री करवाई। अच्छा जी, एबनॉर्मल लॉस किसको चार्ज करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करेंगे, ये बात कर चुके थे हम। जी सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक प्रॉब्लम इसमें आती है, ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना, अच्छा नॉर्मल लॉस का तो हमें पता होता है कि यार ये लॉस ना 10% 5% होना ही होना है, और इस नुकसान को ऑलरेडी हमने माइंड में रखा हुआ, ये नुकसान होना है, कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाऊंगा। लेकिन एक जो अचानक से बड़ा नुकसान हो जाए तो बिजनेस को तो अच्छा खासा खतरा होगा, उतने नुकसान से बिजनेस को तो नुकसान में जाने का खर्चा हो जाएगा। क्या ख्याल है, अगर इतनी इन्वेंट्री सारी चोरी हो गई तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो बिजनेसेस समटाइम क्या करते हैं, अगर उनके कीमती मटेरियल है तो बिजनेसेस अपने ना मटेरियल को इंश्योरेंस करवा लेते हैं, उसकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। देन तो अब एबनॉर्मल लॉस से रिलेटेड इंश्योरेंस है, क्या नॉर्मल लॉस से रिलेटेड इंश्योरेंस है? नो सर। भाई नहीं, नॉर्मल लॉस से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जी, पहले वाली दिखा देते हैं भाई। एबनॉर्मल लॉस में होल लॉस इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। भाई पूरा के पूरा जो पहली वाली कंडीशन ये है भाई, जितना भी एबनॉर्मल लॉस हुआ बस सारा के सारा किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया।
जब सारा के सारा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी और जो इन्वेंट्री है वो भी क्रेडिट हो जाएगी। पहला वाला केस तो ये है। पहला वाला केस क्या है भाई, जितना नुकसान हुआ सारा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया। जब सारा के सारा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, परचेज डेबिट क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि परचेजेस भी कम हो गए ना, नुकसान हो गया, और इन्वेंट्री भी कम होगी तो वो भी क्रेडिट हो गई। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड वाले में आ जाए, पहली वाली पता अगर होल लॉस आ जाए, सेकंड वाले पे आ जाए। मान लें नो इंश्योरेंस मेड, ये जो सारा का सारा होल नुकसान हुआ ना भाई, इसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई थी। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाई थी तो सेम एंट्री दे देगी, सारा का सारा लॉस मुझे बेयर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वही प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, परचेज क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। अगर ये जो लॉस हुआ, ये जो नुकसान हुआ था, अगर मैंने इस नुकसान की कोई भी इंश्योरेंस नहीं करवाई तो यही एंट्री सेम एज इट इज रहेगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, आगे आ जा। नेक्स्ट हमारे पास ये है इंश्योरेंस इंश्योर्ड बट नथिंग कुड बी रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अभी तक के लिए कहता है इंश्योर्ड करवाई है लेकिन अभी तक इंश्योरेंस कंपनी से कुछ माल मिला नहीं है। इसका मतलब अभी तक के लिए एक्सपेंस सारा के सारा किसका है, मेरा ही है। ठीक है, तो एंट्री वही रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, परचेज क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। डन। अच्छा, अगला सिनेरियो इंश्योर्ड एंड होल रिसीव्ड। इसका मतलब इंश्योर्ड था और सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अगर सारा का सारा रिसीव कर लिया, वो जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला एक्सपेंस था आज वो कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कैश डेबिट हो जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा। तो कैश डेबिट, परचेज और इन्वेंट्री, ये जो परचेज और इन्वेंट्री से इन्वेंट्री और परचेज कम हुई, इसके अगेंस्ट कैश मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। नेक्स्ट इंश्योर्ड एंड सम अमाउंट ऑफ कैश रिसीव। भाई कुछ रिसीव हुई कुछ नहीं, भाई कुछ के अगेंस्ट कैश आ जाएगा, बाकी अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंस आ जाएगा। तो कैश आ गया, कैश डेबिट, जो कैश नहीं आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चल जाएगा, बाकी नुकसान हुआ परचेजेस का भी, इन्वेंट्री का भी। इंश्योर्ड एंड प्रॉमिस मेड, इंश्योर थी पर उन्होंने वादा कर लिया, जब पहले वाले केस में क्या था, इंश्योर था बट उन्होंने कुछ भी नहीं दिया तो भाई सारा लॉस मेरा ही था। आज इंश्योरेंस है और उसने सारा दे दिया, यहाँ पे इंश्योर्ड बट होल रिसीव, तो भाई कैश आ जाएगा। भाई आधा दे दिया आधा नहीं दिया तो कैश डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। आधा उन्होंने दे दिया, आधा मेरा नुकसान हो गया, आधा रिकवर कर लिया, आधा मेरा नुकसान हो गया। अब इंश्योर्ड था लेकिन उन्होंने मुझसे वादा कर लिया, ठीक है, अब रिसीवेबल आ जाएगा कुछ। ठीक है, क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और क्योंकि नुकसान हुआ परचेज भी कम हो, इन्वेंट्री भी कम हो। अब चेक करें सारी चीजों में एक चीज कॉमन है भाई, परचेज और इन्वेंट्री तो क्रेडिट चल रही है। परचेज इन्वेंट्री क्रेडिट, परचेज इन्वेंट्री क्रेडिट, परचेज इन्वेंट्री क्रेडिट, परचेज इन्वेंट्री क्रेडिट। बाकी वो जो ऊपर जो कहानी सुनाएगा उस कहानी के अगेंस्ट चीजें बनती चली जाएंगी। ये रिवाइज करने की जरूरत है? नो सर। अच्छा जी, लास्ट वाले में इंश्योर्ड सम कैश रिसीव एंड सम प्रॉमिस मेड। कुछ कैश आ जाएगा, कुछ रिसीवेबल आ जाएगा, सीधी सी बात है, कैश आ जाएगा कुछ रिसीवेबल आ जाएगा। डन बच्चों, यहाँ तक ये था एबनॉर्मल लॉस के केस में इन केस ऑफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व इन एन इन्वेंट्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। अच्छा, आगे आ जाए। कॉस्ट के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कॉस्ट के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो रूल सुन लें भाई। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूंगा सेलिंग प्राइस आ जाएगी भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे यहाँ पर आ गया मार्कअप का, ये वाला मार्कअप का और मार्जिन का, मार्कअप और मार्जिन का कंसेप्ट आ गया, ठीक है बच्चों।